Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel Ruhi Online Classes. तो welcome back to this amazing YouTube channel. So finally students, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 and 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. क्लास 10th का है ये चैप्टर एंड इसके पहले भी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो है क्लास 10th का. एंड सारे वीडियोस आपको पूरा लाइन टू लाइन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि वीडियोस जो होते हैं चैप्टर नंबर 1 के 2 के बहुत नीचे हो चुके हैं, तो उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है. तो प्लेलिस्ट क्लास 12th की है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का है और क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है. तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है, चाहे चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय एंड चैप्टर नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं. इन सब की प्लेलिस्ट मैंने बना के ऑलरेडी रख दिया है. आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. एंड इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आप लोग उन सबको ज़रूर सॉल्व करिएगा. लेकिन उससे पहले हो सके तो आप अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको सारे डाउट एंड सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को. ओके, आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो देख के नहीं करना है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का जीव विज्ञान है एंड ये चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं. और हम लोग आज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनन क्या होता है और जो जनन की प्रक्रिया देखेंगे हम लोग उनको जीवों में देखेंगे. एंड यू ऑल नो कि जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के, सजीव एंड निर्जीव. तो जो जनन होता है, जनन की प्रक्रिया होती है, वो हम लोग सजीव में देखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना. जैसे कि हमने बाकी के चैप्टर्स पढ़े हैं पूरा नोट्स लाइन टू लाइन, वैसे भी इन चैप्टर्स को भी मैं आपको पूरा नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ताकि यहाँ पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे उम्मीद है कि वो पुराने लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे एंड वो नोट्स भी सारे लिख रहे होंगे. यही लिए ये वाले भी चैप्टर में मैंने आप लोग के लिए नोट्स बना के लाया है. सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा माइंड मैप बना के लाया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनन. एंड ये जो जनन है दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन एंड अलैंगिक जनन. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में. और लैंगिक जनन में हमें पढ़ना है जंतुओं में लैंगिक जनन और उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है पुष्पों में लैंगिक जनन. ओके, आप लोग देख सकते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन और उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है पुष्पों में या फिर पुष्पीय पादपों में, पौधों में लैंगिक जनन देखेंगे. ओके, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अलैंगिक जनन. अलैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विखंडन. विखंडन के भी 2 टाइप्स हैं, द्विविखंडन एंड बहुविखंडन. ये मैप मैंने आप लोगों के लिए बना के लाया है ताकि ये चैप्टर में आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो और आपको पता रहे कि आप अभी कौन से टॉपिक पे पहुंचे हैं और कौन सा लैंगिक जनन का पार्ट है और कौन सा अलैंगिक जनन का भाग है. अलैंगिक जनन भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे सब डिवीजन हुआ है. विखंडन का 2 भाग में डिवाइड हुआ है, द्विविखंडन और बहुविखंडन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खंडन. पहले पढ़ेंगे विखंडन, फिर पढ़ेंगे हम लोग खंडन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुनरोद्भवन. आफ्टर डेट हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो जनन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन. आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा. जो जनन होता है उसके 2 प्रकार है अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग जनन की परिभाषा भी देखेंगे कि जनन का मतलब क्या होता है, जनन होता कहाँ है, क्यों होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब भी हम लोग देखेंगे अच्छे से. लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो जनन होता है वो 2 भागों में है. सबसे पहला है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन. ओके, अब जो लैंगिक जनन होता है वो जंतुओं में होता है. इट डजेंट मैटर वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो जंतु रहने चाहिए तो उसमें लैंगिक जनन होते हैं. अब जो जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है और साथ ही पुष्पी पादपों में भी लैंगिक जनन होता है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन, फिर उसके बाद लैंगिक जनन के बाद हम लोग पढ़ना है अलैंगिक जनन, जिसमें हम लोगों ने देखा विखंडन, खंडन, पुनरोद्भवन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन. ओके, ये है कायिक प्रवर्धन. तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धन पढ़ने के बाद इतना हम लोगों ने इनके पार्ट्स देख लिए. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनन के बारे में. जनन की परिभाषा अगर हमारे एग्जाम में आ गई एंड इन द केस अगर ना भी आया तो हमें पता होना चाहिए ना कि जनन होता क्या है. इनफैक्ट तो सारे बच्चे जान लेंगे जनन क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग क्लास 8th में इसको पढ़ चुके होंगे. बट फिर भी अगर चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन जरूर करूँगी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनन की परिभाषा. तो यहाँ पे हम लोग जनन की परिभाषा देख सकते हैं.
समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा या निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गई डिफिनेशन बच्चों, जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बट इन इजी वर्ड हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं? देखो, जितने भी जंतु होते हैं वो अपनी वंशावली को बनाए रखने के लिए, है ना, उनकी जो स्पेसिफिक जीन्स है वो बनी रहे, तो उसके लिए वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, लगातार जनन करते रहते हैं। एंड आप सबको पता है किसी भी स्पेसिफिक एनिमल्स के जो प्रोजेनी होते हैं, जो संतानें होती हैं, वो सेम टू सेम वही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो डॉग्स के बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है तो डॉग्स के डॉग्स ही रहते हैं, कैट्स के कैट्स एंड ह्यूमंस के ह्यूमंस ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर ये रिप्रोडक्शन ना हो तो लास्ट में क्या होगा कि वो प्रजातियां हमारे अर्थ से विलुप्त हो जाएंगी और एक समय आएगा कि वो प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं पाई जाएंगी। तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए भी जनन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है रिप्रोडक्शन। ओके, कि मतलब समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा यानी निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों, कभी आपने देखा कि कुत्ते का बच्चा बिल्ली रहता हो या बिल्ली का बच्चा शेर रहता हो? ऐसा कभी नहीं होता। मतलब इसमें बोला जा रहा है अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता। तो किसी भी जीव में जो अपने ही समान जीवों की जन्म देने की क्षमता होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो मनुष्य ही रहता है, होमोसेपियंस ही रहते हैं, शेर के बच्चे शेर ही रहते हैं, है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि अपने ही समान जीवों को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसे जनन कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो लास्ट में क्या हुआ, हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी एक समय के बाद। जैसे मनुष्य ही है, अगर मनुष्य में जनन ना हो तो एक समय आएगा ऐसा कि पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य नहीं पाया जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो इंडिया तो हमारा पॉपुलेशन में सबसे आगे है, तो इंडिया वालों को तो बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जनन आ सकता है या नहीं। इंडिया में वैसे भी आई थिंक अभी नंबर 1 पे है पॉपुलेशन। तो ये जो जनन होती है अपने ही वंशावली को बनाए रखने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए बनी रहे, ऐसे हमारे जो वंशावली रहती है, परंपरा रहती है, इनको निरंतरता को बनाए रखने के ही जनन आवश्यक है। अब जो जनन होता है सिर्फ मनुष्यों में नहीं होता, सिर्फ जंतुओं में नहीं होता, वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों में होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में, उसके बाद हम लोग आने वाले लेक्चर्स में अलैंगिक जनन भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन। तो अभी हम लोग परिभाषा देखेंगे लैंगिक जनन की और अलैंगिक जनन की। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। ओके, यहाँ पे जो जनन के प्रकार हैं आप लोगों ने पहले ऑलरेडी वहाँ पे माइंड मैप में देख लिया था कि जो जनन होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करते हैं तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें बताया जा रहा है जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन भी एक प्रकार का जनन का प्रकार है। मतलब कि अपने जैसे ही जीवों को यहाँ पे जन्म दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो जन्म होता है, नए जीव बनते हैं, वो क्या होता है, पुरानी जो मदर सेल्स रहती हैं, मातृ कोशिकाएं रहती हैं, उन्हीं के बॉडी के कोई पार्ट से कट करके या उन्हीं के बॉडी के किसी कोशिका से डिवाइड होकर नए जीव बन जाते हैं। तो अलैंगिक जनन में सेम टू सेम, मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं जो जीव बनते हैं, जो उनकी प्रोजनी, जो संतति होती है, वो एकदम क्लोन की जैसे होती हैं। मतलब कि जैसे अपने पेरेंट्स की जो उनकी मदर सेल्स रहती हैं, सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देती हैं विदाउट एनी डिफरेंस। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, लैंगिक जनन में क्लोनिंग नहीं रहती है। इसमें जो संतानें होती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही उनकी प्रोजनी, मतलब जैसे कि मातृ कोशिकाएं रहेंगी, जैसे वैसे ही उनकी संतति भी, उनकी संतान भी रहेंगी, जैसे उनके जनक रहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन कि शरीर के किसी भाग से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जीवों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। ओके, ये हम लोगों ने अभी माइंड मैप में देख लिया था कि जो जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन कितने तरीके से हो सकते हैं। तो खंडन, विखंडन हम लोगों ने देख लिया था, मुकुलन देख लिया था बीजाणुओं द्वारा, एंड
कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो ये सारे मेथड्स हम लोग आगे की लेक्चर में कवर करेंगे और आगे की लेक्चर में पढ़ने वाले भी हैं कि विखंडन कैसे होता है, कहाँ होता है, किस में होता है, मुकुलन किस जीव में हो सकता है, खंडन किस में हो सकता है, कायिक प्रवर्धन किस में हो सकता है। सारे टॉपिक्स हम लोग आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे अब लैंगिक जनन की परिभाषा या फिर हम लैंगिक जनन किसे बोल सकते हैं। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लैंगिक जनन, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो 10 मिनट तक देख लिया है, मतलब कि ऑलरेडी कम से कम तो 10 मिनट का हो चुका होगा एंड लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे को समझ में आए कि नहीं। अगर आप लाइक करेंगे तो जिससे मुझे समझ में आ सकता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहे हैं सारे टॉपिक्स। अगर आप देख के चले जाते हैं ऐसे तो मुझे लगता है कि बच्चों ने बस देखा, उनको समझ में नहीं आया, तो आप कॉमेंट में भी कुछ नहीं बोलते, रिस्पॉन्स नहीं रहता एंड लाइक भी नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, अगर आपको इंटरेस्ट हो पढ़ाई में। एंड अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें ताकि मैंने बोला ना जैसे कि मुझे समझ में आए। एंड आफ्टर डैट ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है एंड बहुत मेहनत भी लग जाती है एंड अगर आपको कोई भी रिस्पांस नहीं रहता है तो मोटिवेशन की भी थोड़ा ज़रूरत होती है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं और जल्दी हो सके मेहनत करके वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लैंगिक जनन की परिभाषा इतनी देर में तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा एंड जिन बच्चों को लिखना भी रहा होगा उतनी देर में लिख भी लिए होंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपना टाइम ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे है जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के 2 सदस्यों द्वारा उत्पन्न 2 युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज के संतान का जन्म होता है तो यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख लेना अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस। अलैंगिक जनन में क्या था, कोई एक कोशिका थी, कोई एक जीव था, उन्हीं के बॉडी से कोई नया जीव बन जाता था, कट होके या उसमें विभाजन होके, कैसे भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लैंगिक जनन है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है जो कि एक ही जाति के रहने चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है एक ही जीव जाति, मतलब जाति एक रहे लेकिन सदस्य 2 रहे। 2 सदस्यों का मतलब होता है यहाँ पे एक नर की जरूरत हो रही है और एक मादा की, नर युग्मक की जरूरत पड़ेगी और मादा युग्मक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु और जो मादा युग्मक होता है वो होता है अंडाणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो एक नया जीव की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे, मतलब कि आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु के चित्र भी पढ़ेंगे, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, और उसके बाद मादा युग्मक जो अंडाणु होता है वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, संलयन कैसे होता है, डायग्राम के थ्रू भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग को पढ़ने में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। तो अगर आपको वीडियो लंबी वीडियो भी चाहिए कि अगर एक ही लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी चलेगा। अगर आप वैसे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपको शॉर्ट वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप उसको भी ज़रूर बताएंगे कि आपको शॉर्ट में कंफर्टेबल हो या फिर आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने लैंगिक जनन देख लिया था कि 2 सदस्यों द्वारा उत्पन्न 2 युग्मक, मैंने यहाँ पे बोला ना नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु। उसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ, लेकिन आपको कहीं पर भी लगा करे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ एंड आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो आप उसको साथ में नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज के संतान का जन्म होता है। पहले जब 2 नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो वो युग्मनज बनता है, आफ्टर डेट वो भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद वो संतान बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा लैंगिक जनन की परिभाषा, अलैंगिक जनन सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे आफ्टर डेट लैंगिक अलैंगिक जनन के बाद अब हम लोग देखेंगे प्यूबर्टी एज के बारे में। जब प्यूबर्टी एज आती है, लड़कों में आती है, लड़कियों में अलग अलग आयु के हिसाब से होता है, अलग अलग एज में प्यूबर्टी एज आती है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो जब वो एज आती है तो हमारे बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं हम उनको देखेंगे। परिवर्तन होने वाले परिवर्तन देखेंगे कि स्त्रियों में क्या परिवर्तन होता है एंड मेल्स में क्या परिवर्तन होता है, पुरुषों में। हम लोग पुरुषों में परिवर्तन देखेंगे और स्त्रियों में परिवर्तन देखेंगे एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखेंगे कि वो परिवर्तन के समय कौन सारे लक्षण हमारे बॉडी में प्रकट होते हैं।
एंड आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एंड स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना प्यूबर्टी एज। अब हम लोग देखेंगे स्त्री के गौर लैंगिक लक्षण, मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स या फिर ऑफ फीमेल्स। हम लोग देखेंगे कि फीमेल्स जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, उनमें गौर लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। मतलब कि एक एज ऐसी आती है बच्चों की जब हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन मेल से एंड कौन फीमेल से। अगर हम लोग अभी देखें, आप आई होप कि आप सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे एंड या फिर कभी गए होंगे स्कूल, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होता है कि जब बच्चा कोई नर्सरी में, जूनियर में, सीनियर मतलब छोटी क्लासेस में, KG LKG में होता है, तो आप उनको ये देख के डिफरेंस नहीं कर पाते कि वो लड़का है या लड़की। अगर हम लोग किसी लड़की को अगर हम लोग बॉयज़ के कपड़े पहना के बैठा दें तो आपको यही लगेगा कि वो लड़का है। अगर हम लोग लड़की को किसी लड़के को, अगर हम लोग किसी बॉयज़ को, अगर फीमेल्स लड़कियों को कपड़ा पहना के बैठा दें तो आपको वैसे ही लगेगा। बट एक एज ऐसा आता है हमारी लाइफ में जब हम लोग देख के बता सकते हैं सामने वाला मेल है या फीमेल है। तो वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ओके, लक्षण, जो कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में डेवलप होता है। तो वो एक एज होती है, एक एज के बाद ही डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही मेल्स एंड फीमेल्स में वो चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे कि जो मेल्स होते हैं उनमें ये जो लक्षण रहेंगे हम लोग देखेंगे अभी कि उनके जो होता है बॉडी पे दाढ़ी मूंछों का आना, फेस पे दाढ़ी मूंछों का आना, तो ये तो आपके बॉडी में एक एज के बाद आती है ना। जैसे कि एट द एज ऑफ 14, 15, 16, 17, 18, टीन एज में, मतलब 15 से 18 वर्ष में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको नर्सरी, जूनियर, सीनियर में देखेंगे तो आपके फेस पे दाढ़ी मूंछें रहेंगी, वो नहीं रहती। मैंने बोला वो ना, वो एक एज के बाद आती है। तो वैसे ही फीमेल्स में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक एज के बाद आती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जनन प्रेरक हार्मोन्स इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगते हैं। मतलब कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जो लक्षण होते हैं लड़कियों में, मादाओं में, स्त्रियों में 11 से 13 वर्ष के बीच में ही प्रेरित होते हैं, 11 से 13 वर्ष के बीच में ही दिखाई देने लगते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे वो कौन सारे लक्षण हैं। लैंगिक लक्षण भी विकसित होने लगते हैं आगे, इन्हीं के प्रभाव से निम्नलिखित गौर लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन से वो लक्षण हैं। स्वभाव में शीतलता तथा आवाज़ का महीन हो जाना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी भारीपन हो जाती है, मोटी हो जाती है। बट अपोजिट साइड अगर हम लोग देखेंगे तो लड़कियों की आवाज़ बहुत ही पतली रहती है। अगर हम लोग लड़कियों को सामने से ना देखें एंड अगर कॉल पे भी अगर कोई बोल रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि कॉल पे मेल है या फीमेल है, लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक, इसी हॉर्मोन्स की वजह से। आगे हम लोग देखेंगे मासिक स्राव एवं आर्तव चक्र का प्रारंभ होना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में होती है एक एज के बाद, जो कि बचपन से तो नहीं होती, स्टार्टिंग में, मतलब कि ये एज के बाद होती है। जैसे कि स्टार्टिंग फेज उसका 12, 13, 14, 15, जब ये वर्ष आता है तभी आर्तव चक्र प्रारंभ होता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। अगले वीडियोज़ में मैं आपको मासिक स्राव या फिर आर्तव चक्र के बारे में समझा पाऊंगी, क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत ही डिटेल में स्टार्टिंग से बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। तो ये जो एक वर्ड आर्तव चक्र है, अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके डायग्राम के साथ ज़रूर बताऊंगी कि आर्तव चक्र क्या होता है। एंड आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। आगे हम लोग देखेंगे पुरुषों के गौर लैंगिक लक्षण। अब हम लोग पुरुषों में देखेंगे, मेल्स में वो सारे कौन से लक्षण हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कह सकते हैं, जो कि बॉयज़ में 15 से 18 वर्ष की आयु में स्टार्ट होते हैं। ओके, इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्षण विकसित होने लगते हैं। कौन सारे लक्षण हैं अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आपको यहाँ पे 3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे, कि आप ये 3 लक्षण आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला है शरीर अधिक मजबूत, मांसपेशी युक्त, सुडौल, अधिक शक्तिशाली होने लगता है। मतलब कि बॉयज़ जो होते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, उनकी मसल्स जो होती है वो भी मजबूत हो जाती है, उनकी शरीर भी मजबूत हो जाती है। और सेकंड, कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं। और तीसरा, आवाज़ का भारीपन। मैंने अभी बोला था लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है गाइस।
एंड नाउ आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। एंड इन लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।